आप सो बहुत तब की दीपक आप बड़े रेस्टलेस नेचर की हैं। हाँ। नॉर्मली गवर्नर की पोजीशन या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पोजीशन थोड़ी पैसिव होती है, और आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन में आकर के इतनी एग्रेसिव रही, रेस्टलेस रही। एक कुर्सी पे बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, घूमना, मैनेजमेंट बाय मूविंग अराउंड, इससे आप क्या लेसन देना चाहते हैं? एक एंटरप्रेन्योर को भी लेसन मिलता है कि अपने केबिन में मत बैठे रहो, उठ करके घूमो, लोगों से मिलो, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम स्पेंड करो। मैंने बड़ा एग्रेसिव नेचर देखा। वैसे मैं जिस समय आप दिल्ली में भी पुलिस ऑफिसर थे, उस समय भी नाइट में, रात के समय सिक्योरिटी बनी रहे, तो आपके पास फोर्स कम पड़ रही थी, आपने कम्युनिटी को पार्टनर बनाया। मुझे याद है कि उस समय आपने जितनी वेलफेयर एसोसिएशंस थी, वहाँ यूथ थे, आपने उनको बोला वॉलंटियर बनो, आप आगे आओ। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उससे फ़ायदा हुआ क्या? उससे कुछ क्राइम कम हुआ? लोग साथ में आए आपके? देखिए, जितना रिजल्ट चाहते हो उतना आपको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो जिन एंटरप्रेन्योर पे, उतना फील्ड में उतरना पड़ेगा। जितना आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चाहते हो उतना आपको उतरना पड़ेगा। और मेरे लिए स्काई वाज द लिमिट। मेरे लिए सारा शहर, सारा देश, सारी पौंडीचेरी, घर घर के बाहर साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये था। माय लक्ष्य वाज नॉट पार्शियल, माय लक्ष्य वाज टोटल। इट वॉज टोटल नॉट पार्शियल। अच्छा चलो ये कॉलोनी साफ हो गई तो ठीक है, नो, बल्कि जब गरीब की कॉलोनी साफ होगी तब मेरी सफलता होगी, नहीं तो नहीं सफलता होगी। तो इसलिए मैं रोज निकलती थी। कोई सैटरडे संडे नहीं। मैं 5 साल बाहर रही हूँ विवेक जी, 5 साल बाहर रही हूँ। गिनती कर लो कितने सैटरडे संडे हैं, उतने मॉर्निंग राउंड पे मैं वहाँ निकली हूँ। गंदगी में, को टैंक में या पॉन्ड में या वेल में या टूटी हुई सड़क में या गलत इमारत में, मैं ढूंढती थी कहाँ जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा था टोटल पौंडीचेरी, प्रॉस्परस पुडुचेरी। तो जब आप लक्ष्य बनाते हो ऊपर, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है ना, नेपोलियन हिल की मिल, उस किताब में लक्ष्य, मेरा लक्ष्य टोटल था। मेरा लक्ष्य कभी पार्शियल नहीं हुआ। आपने क्रेन के बारे बोला, क्रेन सभी जगह घूमती थी। क्रेन सिर्फ नई दिल्ली नहीं घूमती थी, क्रेन ईस्ट दिल्ली में भी घूमती थी, वेस्ट दिल्ली में भी घूमती थी, नॉर्थ दिल्ली में भी घूमती थी, गरीब के एरिया में भी घूमती थी, अमीर के एरिया में भी घूमती, किसी को नहीं छोड़ती थी। सो क्योंकि टोटलिटी चाहिए। सो मैं समझती हूँ लार्जर मैसेज एक एंटरप्रेन्योर, उसका अगर गोल है हाई प्रॉफिट, तो उतनी मेहनत करेगा। जितना मीठा चाहते उतना गुड़ डालोगे ना, तो मैं अपनी उतनी मेहनत डालती थी जिसमें जो भी मेरे पास है। सो मेरा ख्याल है ये एक सक्सेस का राज है। आप जितना चाहते हो उतना तन मन धन दोगे, कम चाहते हो तो तन मन धन, तो कोई ये नहीं कहता पूरा ले लो, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। हर गवर्नर, हर एलजी अपना अपना स्केल शिफ्ट करता है। डू यू नो एवरी गवर्नर इज अ चांसलर, ऑलमोस्ट अ चांसलर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी इन देयर स्टेट, ऑलमोस्ट। That means they can connect with thousands and millions of youth in every university. It all depends on them how they want to do it. It's not an interference in the state government. And लेफ्टिनेंट गवर्नर पोजीशन तो है ही एग्जीक्यूटिव, लेकिन कोई समझा ही नहीं था। बल्कि मीडिया भी मुझे कह रही थी पहली बार ही हमको पता चल रहा है एलजी की पावर्स क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना एक्शन ओरिएंटेड है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सैटरडे संडे 5 साल लगातार जाना बाहर, ये थोड़ा अनयूजुअल है। मैं, क्योंकि पौंडीचेरी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा आपका, तो मैं पौंडीचेरी से, और प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि जाके पैसों का हिसाब किताब ढंग से देखना किरण जी, पौंडीचेरी में खर्चा, पैसा, बजट ध्यान रखना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो जब आप आए तो आपने क्या परिवर्तन लाया? आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करी, कोई बजटिंग करी, कोई एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल किए, पैसों में आपने क्या परिवर्तन लेकर के आए? जो भी फाइल मेरे सामने आई उसमें मैंने सूंघने की कोशिश की, इसमें बदबू कितनी है, हर फाइल में बदबू कितनी है, उस बदबू की सफाई की। एक एक फाइल करके स्टेज ऐसी आ गई कि वहाँ का उस दिन का चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फाइलें भेजनी बंद कर दी। उसने देखा तो सूखती है ये तो सब, ये क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी। और आपको पता है मुझे उस चीफ सेक्रेटरी को हटवाना पड़ा। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की कि सर या तो इसको रखो या वापस मुझे बुला लीजिए। आपने मुझे भेजा था, तो ये तो आदमी मुझे फाइलें ही नहीं भेज रहा, एंड ही वॉज रिमूव्ड। और एक ईमानदार चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार को भेजा गया, जो अभी अभी हाल में वापस दिल्ली आए हैं। सो ये मैं कहना चाहती हूँ, तो जिसको मैंने हटवाया उसका नाम नहीं दे रही,
लेकिन जिसको मैंने बुलवाया और जिस प्रधानमंत्री जी ने भेजा उसका नाम है अश्विनी कुमार, IAS ऑफिसर, ईमानदार टू द पॉइंट। सो जब ये मैसेज था तो हर फाइल में पता चला कि ये तो अब्यूज ऑफ पावर है, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल पावर है। नॉमिनेशन पे दे रहे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉमिनेशन पे जब आप, और जय माने के बाद तो बदल ही गया जब मार्केट ओपन हो गई, लेकिन उससे पहले बेहद बेईमानी थी। इसलिए मैंने किताब में 100% लिखा, एविडेंस बेस्ड पे। मैंने सुनी सुनाई नहीं बात कर रही। जो मैंने ग्रांट्स इन एड गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की आ रही थी, वो ग्रांट्स इन एड डेड फैक्ट्रीज को दे रहे थे ताकि वो वोट बैंक बना रहे। हमारा वोट बैंक, इसको हम हटाए नहीं और हमें इलेक्शन दे दें, जब काम नहीं कोई कर रहे, प्रोडक्शन जीरो है और डेड फैक्ट्री है, मशीनरी खत्म है, आप किस बात की ग्रांट दे रहे हो? और चार्टर ये कहता था कि जब आप ग्रांट इन एड देंगे उनसे पूछेंगे तुम्हारा मार्केटिंग प्लान क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारा रिवाइवल प्लान क्या है। विदाउट एनी प्लान दे वर आस्किंग मी टू क्लियर द ग्रांट इन एड फाइल्स। आई रिफ्यूज्ड to clear, whereas it was not done in that was wastage of money। तो वो कोर्ट में भी गए, कोर्ट में कुछ नहीं उनको मिला उसमें। उन्होंने कहा जब पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, शी इज द इंचार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पुडुचेरी, शी इज अलोन। तो पहले नहीं फाइल भेज रहे थे ग्रांट इन एड। जब मैंने कहा कि मेरी पावर है, फाइल कहाँ जी, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं भेज रहा था। तो जब मैंने मंगवानी शुरू करी, मेरे ऑफिस ने कहा मैम इतना सारा काम बढ़ जाएगा, इतनी सारी फाइलें आएंगी ग्रांट इन एड की। मैंने कहा खड़े होकर फाइलें क्लियर करेंगे, लेकिन पैसे कोई बेईमानी बंद करेंगे। एंड इट वर्कड। ये जो 56 इंच के चौड़े सीने की बात करते हैं, है ना, आपका हमारे को 56 नहीं जो है 112 इंच दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा आपको कभी डर नहीं लगता है और आप बड़ी फियरलेस है, बड़ा करेज है आप। सच्ची बात को साफ बोल देना, सामने बोल देना, चेहरे पे बोल देना। अमूमन लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नुकसान हो जाता है। नुकसान इसलिए होता है कि ज़्यादा सामने सब स्पष्ट बात कर दो तो फिर आसपास आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। और मुझे लगता है कि इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा कि दिल्ली में आप उस समय कमिश्नर बनने के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल थी और फिर भी आपको पीछे किया गया, कमिश्नर नहीं बनने दिया गया। बावजूद उसके मैंने देख रहा हूँ कि पौंडीचेरी में भी आपका कैरेक्टर वैसा ही रहा, आप रुकी नहीं। तो क्या करें, मतलब थोड़ा बैलेंस बना के चले या ईमानदार, सच्चे और कड़क और सीधे हो जाएं? अमूमन लोग बैलेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं और सीधा सीधा बात नहीं कर पाते। तो बैलेंस वाले फिर ईमानदार नहीं होते, वो तो बिजनेस करते हैं। सरकारी काम में बिजनेस नहीं है, सरकारी काम में सिर्फ सेवा है। और वो जो रिसोर्स सरकार के हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए तरीके से। ये नहीं बढ़ता जाए, बांटने के लिए नहीं है, सर्विस के लिए, जिसको जरूरत उसके अनुसार। जितना आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने डिस्प्ले किया, तिहाड़ में जो काम किया, उसके पर अभी आता हूँ, बात करूंगा आपसे। और मतलब मेरे को लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कह दे कि किरण जी को कमिश्नर नहीं बनना चाहिए था। हम सब मानते हैं इस बात को। आप क्या मानती थी? आपको बुरा लगा कि आपको पीछे कर दिया गया इस पॉलिटिक्स के चलते? बुरा नहीं लगा, निर्णय लिया कि अब मेरी जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस को, अब मैं वो करूंगी जो मुझे मेरी जरूरत है। तो मैं अपने समय की कदर करते हुए अर्ली रिटायरमेंट ली और दूसरे काम में चली गई, क्योंकि मुझे समय की ज्यादा कदर है, औहदे की नहीं। मैं अपने समय के साथ क्या करना है, ये मेरा कर्तव्य, मेरी ओर है। यही कर्तव्य हर व्यक्ति की है अपने काम में, बिजनेस में। They must take responsibility first for themselves, and business is a way of living, is a source of living, but not your whole life। ये मेरे लिए ये IPS होल लाइफ नहीं थी, एक जरिया था देश की सेवा करने का। जब मैंने देखा कि मुझे कमिश्नर नहीं बना रहे, तो कोई बात नहीं, मैंने किसी को शिकायत नहीं की, हट के ऐसे काम में लगी जो बहुत मुझे उससे भगवान की कृपा मिली। आपको याद है आपकी कचहरी? उसके बाद ही आई थी, जब आपकी कचहरी का सीरियल चला था, 4 साल सिद्धार्थ बासु ने चलाया। आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू डू आपकी कचहरी अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट ना लेती। और क्योंकि मैंने आपकी कचहरी की, आपको मालूम है, भगवान ने मुझे इतना आर्थिक कमाई दी कि मैं अपना घर बना सकी, अपना घर खरीद सकी।
आज मैं अपने घर में रहती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने उस कमाई से किया। अगर मैं दिल्ली पुलिस में रहती, मैं शायद इस गांव में घर में नहीं रहती, मैं कहीं और रहती। Lovely, fantastic, this is outstanding. टेनिस के लेजेंड खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर। वो कहते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसको अपना सब कुछ बना लो। मैंने देखा कि आप भी जब पुलिस की सर्विस में रही, जब आप तिहाड़ में गई, जब आप पौंडीचेरी की गवर्नर बनी, ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको जो काम दिया है आप उसमें अपना सब कुछ डाल देती हैं, और ये थोड़ी एक अद्भुत क्वालिटी है। दूसरी चीज जो मैंने आप में देखी कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। और तीसरी चीज तो कमिटमेंट, दूसरा कॉम्प्रोमाइज ना करना, और तीसरा कम्युनिटी को एंगेज करना। मैंने देखा क्रेन के समय से और तिहाड़ के समय तक आपने नए नए सोल्यूशन निकाले हैं। जब कुछ अवेलेबल नहीं है आपने नई कम्युनिटी जोड़ दी, आपने कहा तुम साथ आओ, तुम साथ आओ। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। तो मैं कम्युनिटी को जोड़ने का कोई एग्जाम्पल आपसे सुनना चाहता हूं। ऐसे तो मेरे पास खुद इस समय 15 एग्जाम्पल हैं आपकी तारीफ में बताने के लिए, पर आपका फेवरेट कौन सा रहा कि जब आपने समाज को अपने साथ जोड़ करके काम को तेज किया? आपको मैं कल का उदाहरण देती हूँ, दूर क्यों जाती हूँ, दूर तो बहुत कुछ है। कल मैं देहरादून में थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वार ने मुझे एक फंक्शन के लिए बुलाया था। अब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि एक तो फंक्शन के लिए तो जा ही रही हूँ, लेकिन पब्लिक को किसी कॉज के साथ कैसे जोड़ के आऊँ, क्योंकि नेटवर्क इतना अच्छा बन जाता है। तो मैं हरिद्वार की जेल चली गई, क्योंकि जेल रिफॉर्म्स में समझती हूँ। तो हमने पहले तय कर लिया एडवांस पार्टी, तो हमें पता चल गया हरिद्वार जेल में कि मिसिंग क्या है। और आपको हैरानी होगी देख के कि उनके पास सब कुछ है। उनके पास यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, कारपेट वीविंग है, दरिया कपड़े बनाने की है, कंप्यूटर्स है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, सारे खाली पड़े हैं। उसके बाद मुझे उसके एसएसपी जेल का, उसका नाम है मनोज कुमार, उसने मुझे प्रिजनर से बात कराने की। उसे कहा मैम बात कर लो। मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी, अभी तो मेरे पास कुछ देने को नहीं है इनको। तो बोले नहीं मैम आप बात कर, जो वो वेट कर रहे हैं। तो उसने बात करा दी। फिर मैंने उनको बोला, पूछा शिक्षा चाहते हो? 1300 लोग थे, कोई नहीं पढ़ रहा अंदर, पढ़ाई नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, फैक्ट्रीज हैं जो खाली पड़ी हैं, कोई वर्क ऑर्डर्स नहीं है, कारीगर हैं खाली बैठे। अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं? उसके बाद बजट नहीं है। मैंने क्या किया, डीपीएस प्रिंसिपल अनुपम जगह ने मेरी को हरिद्वार में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसे कहा मैम मैं इन मल्टीनेशनल्स को बुलाता हूँ, आप उनसे मीटिंग कर लीजिए। हमने कल सुबह उन मल्टीनेशनल्स है, यूनिलीवर थे, ऐसे थे, आईटीसी, ये सब आ गए, हीरो भी आ गए, सिर्फ ऑल दीज मल्टीनेशनल्स आ गए। मैंने उनको बोला कि आपके पास इतना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास यूनिट्स हैं, आप यूनिट को एक एक यूनिट को देख लीजिए, जिस जिस यूनिट को आप यूज़ कर सकते हो आप उसको भी लिंक कर लो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सारे जने मान गए। अगले शनिवार को सारी मल्टीनेशनल्स मिलके और मेरी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन टूर कर रही है उस प्रिजन को, एक एक यूनिट को अडॉप्ट करने के लिए, वर्क ऑर्डर लेने के लिए। तो क्या किया मैंने, और डीपीएस ने कहा हम 7000 बच्चे हैं, 7000 कॉपीज डोनेट करेंगे, 7000 पेंसिल डोनेट करेंगे, स्टोरी बुक्स डोनेट करेंगे। मैंने क्या किया, शामिल किया, क्योंकि इधर है इधर नहीं है। मैंने तो सिर्फ हैंडशेक कराया, उनको मिलवाया एक दूसरे से। मैं आपको बताती हूँ विवेक जी, ये सोल्यूशन है आज इस देश का। मैंने ये देखा इधर बहुत है, इधर कुछ भी नहीं है। अगर बहुत के पास, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई जोड़ने वाले मिलते जाएं, जिला वाइज, शहर वाइज, विलेज वाइज, मैंने कहा कोई कमी नहीं होगी इस देश में। फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है, मतलब हम हमेशा बोलते थे एट द एज ऑफ 60 यू शुड नॉट रिटायर, यू शुड रीट्राई। डॉक्टर किरण बेदी इज एन एग्जाम्पल कि कैसे मतलब आज इस जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो ये इनका रोल नहीं था, इनका काम नहीं था, फिर भी जाना। तो कम्युनिटी को तो आप जोड़ते हैं। एक मैंने देखा शुरू से आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आपने कहीं ऐसे रिस्क लिए जो शायद आपकी जगह कोई और ब्यूरोक्रेट, कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर होता, कोई आईपीएस ऑफिसर होता, वो ऐसे रिस्क नहीं लेता। पहला रिस्क तो पूरा देश जानता है कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रॉन्ग पार्किंग से उठवा ली आपने। लोग रिस्क, अब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी
अच्छा, बाकी अमेरिका में जाओ, उनसे बोलो लाइसेंस दिखाइए, गाड़ी वाले को बोलो तो लाइसेंस दिखाता है। इंडिया में आओ, बोलो गाड़ी वाले को लाइसेंस दिखाओ, बोलता है इनसे फोन पे बात कर लो। तो आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैं स्टॉक मार्केट में देखता हूं, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता हूं, तो स्टॉक मार्केट में इंडिया में 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहां अमेरिकन रिस्क ज्यादा लेते हैं, इंडियन रिस्क नहीं लेते। तो जिंदगी में ग्रोथ के लिए रिस्क लेना कितना जरूरी है, और आप इसके विषय में क्या शिक्षा देना चाहेंगे? जिसको आप रिस्क कह रहे हो, मेरे लिए वो निर्णायक होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट डिसीजन, एवरी डिसीजन हैज एन एलिमेंट ऑफ सक्सीडिंग और नॉट सक्सीडिंग, डजंट मैटर, बट नो डिसीजन इज अ सर्टेन फेलियर, लेट मी टेल यू दैट। अगर आपने कुछ एक समय पर एक को निर्णय नहीं लिया, समटाइम्स नो डिसीजन टू कूल टाइम, टू थिंक टाइम इज अ डिसीजन, इट्स अ डिसीजन। सो आई थिंक व्हाट यू कॉलिंग इट रिस्की, आई थिंक आई वाज बीइंग वेरी डिसाइसिव। इस वक्त इस प्रॉब्लम में मैं ये प्रॉब्लम नहीं ढूंढती, प्रॉब्लम मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है एक डिसीजन लेने के लिए। सो एवरी डिसीजन हैज इट्स विनर। यू सी दैट कम्स फ्रॉम माय टेनिस प्लेइंग डेज। You hit a drop shot, you hit a cross court, you hit a backhand down the line, you hit a lob shot. It's all risk. It's risk or is it decision as a tennis player? And these are all very split second. I think playing early as a girl, playing at that competitive level. प्रार्थना करेंगे हिंदी में रखिए। अच्छा, competitive level के लिए एक लड़की होते हुए जब मैं खेलती थी, 9 साल से मैं टेनिस खेल रही थी, 15 साल की टाइम में मैं नेशनल जूनियर चैंपियन बन गई थी, और उसके बाद मैं खेलती रही और पढ़ती भी रही। सो मैं समझती हूँ इंसान को निर्णय शुरू छोटी उम्र से, सही निर्णय, सही समय पर निर्णय, सही सलाह से निर्णय अगर आपको हेल्प है। मैं ये नहीं कि मैं सलाह नहीं लेती, मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है। जहाँ भी मैं कामयाब हुई, एक जो गाड़ी उठी थी प्राइम मिनिस्टर की, वो एक सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उड़ाई थी, मैंने नहीं उठाई थी। मेरा निर्णय सिर्फ ये था, छोड़ना किसी को नहीं, दैट्स ऑल। और जब उसने किया तब मैंने उसको शाबाश दी, ये नहीं क्या ये मुसीबत क्या कर दी तुमने। सो ये है रिस्क टेक नहीं है, ये बी वेरी क्लियर इन योर डिसीजन। जब आप बिल्कुल क्लियर होते हो डिसीजन मेकिंग लिए, तो ये आप रिस्क को ही होता है रिस्क, क्योंकि जो डरता है उसको रिस्क से होता है, जो निर्णायक होता है वो कहता है डिसीजन मेकिंग है। मैंने देखा कि मतलब शुरू से आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग रही, बड़ी क्लैरिटी रही। आप जो काम सही है, छोड़ना किसी को नहीं। सुन के अच्छा लगा, वो जो आपके एएसआई साहब थे, मतलब उन्होंने सब इंस्पेक्टर आपके थे। अगर कोई बहुत कठिन निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब उसका मेंटल फिटनेस बड़ा स्ट्रांग है, 100%। वो माइंड से बड़ा पावरफुल है। देखो कोई ये सारी चीजें जो है ना, बाकी कहीं से नहीं, यहीं से होती है, मानते हैं आप लोग? यस। सब यहीं से होता है, और ये आपका बड़ा स्ट्रांग रहा है। कोरोना वायरस में मैं देखूं पिछले साल जब बहुत मौतें हुई, तो 1,40,000 मौतें हमारे देश में हुई, लेकिन सुसाइड से 1,53,000 मौतें हुई। इसका मतलब आज भी कोरोना वायरस जब सबसे ज्यादा कठोर था, उससे भी ज्यादा कठोर हमारे यहाँ था लोगों के अंदर मेंटल डिप्रेशन और मेंटल टफनेस की कमी, जो कि आप में बहुत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप बताएं, आप अपने आप को मेंटली इतनी स्ट्रांग और फिट कैसे रखती हैं, और क्या सुझाव देना चाहेंगे आज इस बड़ा भारत शो में कि लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे करें? आपको अगर मैं पूछूं आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है, आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि मैं रोज क्या करता हूं? एक तो मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ, हाँ। फुटबॉल खेलता हूँ, और खास तौर से मैं रोज पढ़ता बहुत हूँ। ये ना बात, मैं भी रोज सब कुछ यही करती हूँ। अगर आप हेल्दी चाहते हैं तो रोज सही खाना खाओ, सही, ये एक छुट्टी नहीं मार सकते। आज गलत खा लूं, आज बोला भी उसके बाद खा लूंगा, तो कल खाना खा लूंगा तो चलेगा नहीं। आप एक बार ही कर लो, उसका असर 7 दिन होगा, एंड गॉड नोस उसके बाद क्या छूटा। मैं भी रोज अपनी मानसिकता, इट्स लाइक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, याद रखना, मेंटल फिजिकल से दूर नहीं है, और ना ही स्पिरिचुअल अलग है। तो जब आप तीनों एंगल से अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखते हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, जिसको कहते हैं EQ, IQ और SQ, पढ़ो भी रोज। तो जब आप ये सारी खुराक सही अपनी बॉडी को देते हो, तो मानसिकता को भी दोगे। उसके लिए सही सोच। आज तो बुद्ध जयंती है, बुद्धा ने बोला क्या है? मानसिकता का ध्यान रखो, अपने विचारधारा पर ध्यान रखो, अपनी सोच पर निगरानी रखो कि आप कैसे सोच रहे हैं।
आप सोच नहीं है, आप सोच के ऊपर सोच है, तो वो सोच है आप। सो देयरफॉर आज पूर्णिमा है, आप इस प्रोग्राम को कब प्ले करेंगे नहीं मुझे मालूम, लेकिन पहले तो बुद्ध पूर्णिमा का आपकी हार्दिक बधाई सबको। इतना शुभ दिन है आपका, बहुत शुभ दिन। मैं समझती हूँ भगवान बुद्ध को ही पढ़ लो, भगवान बुद्ध के वचन को सुनते जाओ, आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट डीड। लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, मैं डॉक्टर किरण बेदी को थोड़े दिन पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज किया कि मैं हमारे मिलेनियर क्लब के एंटरप्रेन्योर से मिलवाने के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो 7:32 पे आपका रिप्लाई आ गया। तो मैं ये समझ पाया कि आप अर्ली राइजर हैं, आप सुबह जल्दी उठती हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो आपका दिनचर्या कैसे रहता है? अपने आप को, जो आपने बताया स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल फिटनेस पे आप काम करती हैं, तो अगर आप अपने शेड्यूल से कुछ बताना चाहते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं या क्या काम करते हैं, तो उससे अगर कुछ सीखने को मिल सके तो खुशी होगी हमें। हाँ, मैं अर्ली राइजर हूँ। 4 बजे नहीं उठती, 5 बजे नहीं उठती, 6 से पहले उठती हूँ। सो 6 बजे उठ के 6 से लेके, क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम है, जब मैं वर्क सरकारी काम पे होती थी तो 8:30 बजे थे, लेकिन इसमें फिटनेस भी है, वॉक भी है, ट्रेडमिल भी है, क्रॉस ट्रेनर भी है, इसमें योगा भी है, इसमें पढ़ना भी है। सो पढ़ाई मेरी स्पिरिचुअल है, क्योंकि मैं हर कॉलम और साथ में सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, क्योंकि आई एम पब्लिक सर्वेंट। मुझे पता होना चाहिए देश में इस वक्त कौन सी चीज़ें खास। सो मैं न्यूज़ भी सुन लेती हूँ, स्पिरिचुअल फूड भी दे देती हूँ, अपनी मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। आपको पता है वॉक करते भी मेडिटेशन होती है। जब आप वॉक करते हैं तो सांस पर ध्यान दें, सांस आ रहा है जा रहा है, साथ साथ वॉक भी करते जाएं, तो आपकी स्पिरिचुअल वॉक होगी। ज़रूरी नहीं आप बैठ के ही मेडिटेशन करें, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। तो आप अगर पहले 2 घंटे अगर हो सके तो अगर अपने आप को दे दिया, सही खुराक, सही पानी पी लो, सही शहद का पानी पी लो, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दो, राइट फूड उस वक्त दो, फालतू खाओ पियो नहीं उस वक्त, लेकिन वॉक भी करो, योगा भी करो, सब कुछ अगर मिक्स करें जो आपकी अपनी बॉडी की ज़रूरत है। हर एक इंसान को अपनी अपनी ज़रूरत है, लेकिन ये जो मेरा पहला 2 घंटे 2.5 घंटे है, ये मेरी बुनियाद होती दिन की। जब दिन की बुनियाद बन जाती है तो इमारत खड़ी रहती सारा दिन। आप एक डिसिप्लिन्ड IPS ऑफिसर रही और आपकी बातों से डिसिप्लिन और समझ में आता है। तिहाड़ जेल का जब डेपुटेशन हुआ तो शायद ये वो जगह थी जहां और कोई जाना नहीं चाहता था, जहां आपको भेजा गया। वो डेपुटेशन कठिन था, आपके पास बजट भी बहुत कम था। मुझे याद है केवल 15 करोड़ रुपए का बजट था आपके पास, और उस कम बजट में आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर दी, आपने उनकी रिफॉर्मेशन भी कर दी, स्पिरिचुअल बात आप कर रहे हैं, आपने विपासना भी कराया, आपने योगा भी कराया, आपने उन्हें भगवत गीता भी पढ़ाया, इग्नू सेंटर्स भी खोले आपने। आपको आगे चल के रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मुझे लगता है कि इसी के कारण ज़्यादा मिला। तिहाड़ जेल में कम बजट होते हुए भी जो रेवोल्यूशन आपने दिखाया करके, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाया। अमूमन लोग कहते हैं मुझे रिसोर्सेज दो, पर आपके पास रिसोर्स फुलनेस है, आपके पास रिसोर्स जुटाने की क्षमता है, भले ही रिसोर्सेज ना रहे हो। तो तिहाड़ जेल की जो काया पलट करी आपने, उसमें से अगर हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहें, जहाँ से हमारे लिए एक लर्निंग लेसन हो। आप कह रहे बजट थोड़ा था, बजट था ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश मेड मैनुअल था जिसमें सुधार का तो शब्द था ही नहीं, वो तो कस्टडी है, तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम था। सुधार पहली बार मुझे लगता है कि अगर कोई तिहाड़ जेल में लेकर के आया और वो मानसिकता बिल्ड करी, तो पहली दफा हमारे देश की पहली IPS ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी ने करके दिखाया। मैं आपको बता दूं, जो तिहाड़ में किया है वो सारे देश में हो सकता है, उसके लिए कोई बजट नहीं चाहिए। कैन यू बजट? वी कैन हैव अ 0 बजट, बल्कि हम तो कमा सकते हैं जेल से। 2 चीजें, कुछ रिफॉर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं सेवी संस्थाएं चाहती हैं तिहाड़ जेलों में जाके सुधार करना, उनको इजाजत दे दो और उनसे काम करने दो। पढ़ाएंगे भी वो, तंदुरुस्ती भी लाएंगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रुप्स बहुत अच्छे, दे खुद खुशी से आएंगे, तो ये तो कोई खर्चा जीरो नहीं। उसके बाद पढ़ाई कैसे करेंगे? मेरे पास 10,000 कैदी थे, 30,000 तिहाड़ जेल में। डू यू नो व्हाट? सारे दिल्ली के स्कूलों को चिट्ठी भेजी गई कि पुरानी बुक्स मुझे दे दो। फेंको मत, जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में जाता है तो 7वीं की मुझे बुक्स दे दो, कोई बात 10वीं में जा रहा है तो 9वीं की बुक्स दे दो। यूज स्कूल बुक्स को लेकर 10,000 प्रिजनर रोज पढ़ते थे।
अपनी यूज स्कूल बुक्स की वजह। और हमने प्राइमरी सेक्शन, मिडिल, अपर मिडिल, और जो पढ़ा लिखा प्रिजनर था, ग्रेजुएट, एमए, लॉ भी करा हुआ, सब तरीके के लोग आते थे, आफ्टर ऑल वो समाज है, उनको अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए, पंचायत ट्रेनिंग बनाई उनकी ट्रेड टीचर्स, और उनको 400 टीचर, 400 टीचर्स 10,000 को रोज क्लास लगाते थे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि रोज सुबह मैं 9 बजे राउंड लेती थी, हेडमास्टर का काम करती थी, रोज जाकर देखती थी प्रिजनर पढ़ रहे हैं, 9 से 11 क्लास लगती। तो वो सब जने रजिस्टर अब अटेंडेंस का भी बनाते थे, तो मैं रोज अटेंडेंस भी चेक करती थी, कौन नहीं आया आज, तो उन्होंने बोलते थे कोर्ट है, वो कोर्ट में गया, तो कोई मजाल नहीं कि कोई बैरक में सोया मिल जाए, अगर मिल जाए तो मैं उठा के ले आती थी क्लास में। चलो, सबके पास बुक्स, सबके पास पेंसिल्स, क्योंकि वो डोनेशन में आ रही थी, कोई पैसा नहीं, राइट। तो जब मैंने अटेंडेंस एक बार चेक किया तो वो लिखा है पी पी पी, तो एक जगह लिखा है बी, बड़ा बिजनेस नहीं, बी तो बी लिखा, तो मैंने उसके मास्टर से पूछा, टीचर से, ये बी क्या है? बोलो मैडम ये बीमार है। तो बीमार होगा मेडिकल कॉलेज, सो कॉलेज हॉस्टल में, सो ये भी यहाँ तक अटेंडेंस लगती थी। सो 10,000 प्रिजनर्स, कई अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, जाने वक्त सिग्नेचर करके गए, इतनी ज्यादा लिटरेसी प्रोग्राम। सो कुछ भी नहीं, कुछ खर्चा नहीं किया। एक, वी कैन डू दीज रिफॉर्म्स बाय अलाउइंग कॉर्पोरेट्स इंक्लूसिव। अगर प्रिजन रिफॉर्म्स को हम इंक्लूसिव बना दें, एनजीओज को जाए, कोई बजट देने की जरूरत नहीं, सबके पास एजुकेशन का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कुछ 1.5-2 लाख की पॉपुलेशन है, सबको शिक्षित कर सकते हैं, सबको स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इतनी स्किलिंग की बात करते हैं आज सरकार, स्किल यही कर सकते हैं, तो स्किलिंग भी हो गई, और जब वो बाहर निकले तब नेचुरली वो भिखारी नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, वो काम करने लग जाएंगे, और उनकी प्लेसमेंट भी हो सकेगी। हम प्लेसमेंट करने को तैयार हैं उनकी, इनफैक्ट हम कर रहे हैं, जो रिलीज हो रहे हैं मेरे प्रिजनर्स प्रोग्राम से, हम उनकी प्लेसमेंट सब कर रहे हैं, और हम उनका विश्वास दे रहे हैं कि ये आदमी व्यक्ति अच्छा है, इसको काम कर देखो मौका। मेरी संस्था ने खुद भी रीएम्प्लॉय किए, सो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जिसको आपने पढ़ा दिया ठीक से, जिसको आपने शिक्षा ऐसी दे दी, और साथ में उसको विश्वास दे दिया कि हम खड़े हैं, अब तुम धोखा मत करना, परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सुंदर। आप लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हमारे देश में, आप वो स्टार्टअप शुरू करती हैं जिसमें कोई सीड कैपिटल, कोई फंड की जरूरत नहीं, 0 बजट से स्टार्टअप आप शुरू करती हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रहा है आपका आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी, लेकिन आप बड़ी ईमानदार रही, ये बहुत समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि ईमानदार आदमी से सरकार में लोग दूर रहना चाहते हैं, और इसी चक्कर में कई बार जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको जानबूझ के नहीं दिया जाता है। जो आप डिजर्व करती हैं, इनको लगता है यार ये वो हैं जो अपनों में ही कमियां निकाल करके सबके सामने ले आएंगे। उस चक्कर में दिल्ली में जो हुआ हमने देखा, और बाद में जब बीजेपी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ने आई दिल्ली में मुख्यमंत्री का, तो हमने महसूस किया कि लोगों ने आपका साथ भी कम दिया, फिर भी आप बाउंस बैक करती, फिर भी आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है। तो ये जो है ना, बाउंस बैक पे हम भी बहुत बात करते हैं। आज हम आपसे चाहते हैं आप बाउंस बैक पे बात करें कि ये बाउंस बैक करने की एबिलिटी आप में महिला होते हुए और इतना अगेंस्ट एनवायरनमेंट होते हुए कैसे आता है, इसके विषय में आप बताएं कि आप क्या सोचती हैं जब कई बार नीचे गिरे फिर आप उठ के खड़े होते फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये काबिलियत के लिए आप कुछ हमें शिक्षा दीजिए। ये छोटी उम्र में जब आप खिलाड़ी होते हो तो आप बाउंस बैक ही तो करते हो, हर मैच तो नहीं जीतते, हर मैच तो नहीं जीतते। लेकिन हारे हुए से जीतते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि आप हारे क्यों। सो लेट ट्रीट द लाइफ एज अ गेम, ट्रीट एक लाइफ को एक गेम समझो। आप जीतोगे भी हारोगे भी, लेकिन हार के गिर नहीं जाओ। मैं का सक्सेसफुल आदमी वो है जो गिरा हुआ फिर से उठता है और कहता है मैं दोबारा खेलने को तैयार हूँ, और लेसन लर्न करता है कि अगर मैंने पहले कोई गलती की थी तो मैं गलती ना करूँ। यहाँ ये मेरे हाथ में नहीं था निर्णय, जैसे पुलिस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना निर्णय मेरे हाथ में नहीं था। मुझे उस पर रोने का क्या फायदा, क्योंकि मेरी गलती से तो नहीं हुआ, उन्होंने गलती की वो भुगतो, मैं तो दूसरे काम पे जाऊँ। अगर चीफ मिनिस्टर आपने मुझे दिल्ली में नहीं इलेक्ट किया तो प्रॉब्लम आपकी, मेरी थोड़ी, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ नहीं मिली आपको, ये देखो ये मेरी गलती से हुआ कि दूसरे ने फैसला किया। अगर दूसरे की वजह से है तो छोड़ दो, अगर अपनी गलती से तो लेसन लर्न करो, आगे चलो। कभी आपको आपके साथ जो पार्शियलिटी कई दफा करी गई है,
कभी आपको दुख भी लगा है कि यार ये नहीं, अब तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब छोड़ दूं? कभी ऐसा विचार आया मन में? मैं ऐसे समय बर्बाद नहीं करती, आगे चलते हैं, क्योंकि ये समय अननेसेसरली पीछे नहीं देखते। उसने गलती की, ये उसकी प्रॉब्लम, मुझे क्या इससे सीखना है। आई थिंक टाइम, अपना अपना समय की जितनी कोई कदर करेगा उतना पछतावा नहीं करेगा। एक तो आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती हैं, ये एक और आपके साथ समस्या क्या है। नहीं करते? कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती, ये बहुत समस्या है। सरकार में रहते हुए जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करे उसके साथ झगड़ा, समस्या, फसाद होता है। या लोग दूर रहना चाहते हैं या बच के रहना चाहते हैं, उससे रिश्ता नहीं रखते, उसके साथ शाम को मिलते नहीं, उसके साथ शाम की चाय या रात का खाना नहीं खाना चाहते। मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या कभी ऐसा समय आया कि आपको भी डिफिकल्ट लगा और आपको लगा नहीं यहाँ झुकना पड़ेगा, यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? देखिए, कॉम्प्रोमाइज किस चीज से? वायलेंस के साथ, करप्शन के साथ, नेक्सस के साथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, इनजस्टिस के साथ, नो क्वेश्चन। आप है किस लिए पर? सो इसलिए ये चीजों पर नॉन कॉम्प्रोमाइज। दो डिसीजंस में आप चॉइसेस ले सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, मेरा ये फैसला है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, आई एम मेकिंग अ बेटर चॉइस। मैं आपकी डिसीजन ले रही हूं क्योंकि मैं सीखने को तैयार हूं। मकसद से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर मकसद पब्लिक वेलफेयर है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसलिए क्योंकि ओहदे पे बैठे रहना, मैं ओहदे पर बैठे रहने के लिए कोई निर्णय नहीं लेती। मैं सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए निर्णय ले कि ये पब्लिक के लिए जस्ट है, पब्लिक के लिए भले के लिए। सो मकसद से नो कॉम्प्रोमाइज। डिसीजंस में आप चॉइसेस ले सकते हैं। आप बहुत बढ़ती भी रही हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते रही हैं। आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा रहा है हमेशा औरों के मुकाबले। इसके बाद अपने वो सारे ज्ञान को, सार को अपनी किताबों में भी लिखा। आपने कई बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, इट्स ऑलवेज पॉसिबल और डेयर टू डू व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जिसको आज हम सजेस्ट भी करेंगे सबको पढ़ने के लिए? और उस फेवरेट किताब का फेवरेट सेक्शन कौन सा है, अगर उसमें जो कुछ शेयर करना चाहते हैं? मेरी बुक का? जी। मेरी बुक तो पढ़े या ना पढ़े, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ लो, क्योंकि आपके लिए वो है, आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। मेरी बुक पढ़ो या ना कोई पढ़ो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ो, क्योंकि आप सब जिन्हें फिर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं अगर उसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करो। मेरा मकसद ये है कि आप सब जिन्हें यूनिकॉर्न बने। देखिए, आपकी ईमानदारी के उदाहरण अगर किसी को इस वीडियो में भी ना समझ में आए तो कहाँ समझ में आएंगे? जहाँ मौका मिलता है इंसान को अपनी किताब की बात करने का, वहाँ भी आप पीछे हटके, तो आपसे बहुत सीखने को मिलता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब एक तो बायोपिक आपके ऊपर बनी हुई है, एक मूवी आपके ऊपर बनी है, आई थिंक सर मैडम, यस सर मैडम, यस मैडम सर, यस मैडम सर, माय बैड। एक मूवी भी बनी है आपके ऊपर। अब मुझे लगता है कि हमारे देश में भी आपके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो इंस्पिरेशन आपसे मिल सकता है, जो अद्भुत मानसिकता, जो अद्भुत शक्ति आपने हमेशा प्रदर्शित करी, करके दिखाया है। अब वो नहीं है जो केवल बोल रही हैं। बहुत से नेता हैं जो बोलते हैं, बाद में नहीं करते, पर आप करते हैं, बाद में बोलते हैं। तो क्या लगता है, अब आपके ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए? किसी से बातचीत चल रही है, कहीं कुछ इसके ऊपर चर्चा चल रही है, आपका क्या विचार है? अब तक जितनी सजेशंस आई थी उनको मैंने नकार दिया था, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। मेरी